नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सुल्तानपुर में जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था उसकी हकीकत क्या है, ये सवाल आपके जहन में होगा। और आज मैं एक रिपोर्टर के जहन से, एक रिपोर्टर की आंखों से जो सच देखा है मैंने, उससे मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। इस एनकाउंटर को मैं शुरू से कवर कर रहा हूं और हमने इसी आपके इस टॉप सीक्रेट न्यूज़ नेटवर्क पर सारे बड़े खुलासे किए हैं मंगेश यादव एनकाउंटर से जुड़े। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रखी है जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि किस तरह से गोली सामने से मारी गई और खोपड़ी से आर पार हुई है, किस तरह से शरीर पर चोट और घाव हैं। और जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की उसके बाद से हंगामा मच गया है। देश भर की मीडिया इसे फॉलो कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियां बयान दे रही हैं और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कौन सा एनकाउंटर है जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति को ऐसी गोली मारी जाए कि उसके माथे पे लगे, बाएं माथे पर, खोपड़ी से निकल जाए। कितनी दूरी से आप गोली मार रहे हैं, क्या सटा के गोली मार रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो गया इस एनकाउंटर रिपोर्ट के आने के बाद। हमने एक और बड़ी कहानी ब्रेक की, हमने पुलिस की जीडी भी निकाल दी। उस जीडी में क्या था? मंगेश यादव की बहन, आपको याद होगा, ये आरोप लगा रही थी कि पुलिस 2 सितंबर को, यानी कि एनकाउंटर से 3 दिन पहले घर आई थी और घर आकर के रात में आई 2 बजे और उठा ली गई मंगेश यादव को घर से और 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। ये मंगेश की बहन का आरोप था। हमने पुलिस की जीडी निकाल दी। जीडी कहते हैं जनरल डायरी को, यानी कि पुलिस कहीं भी आती है, जाती, आमद करती है तो उसमें एंट्री होती है। पुलिस की जीडी में वाकई 2 सितंबर की एंट्री है कि 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के घर गई है। फर्क इतना है, बहन का कहना है रात 2 बजे आई थी, पुलिस ने जो एंट्री की है वो 5 बजे के बाद की है। मेरे ख्याल 5:30 बजे की है, करीब 3.5 घंटे का फासला है। लेकिन उस दिन 2 तारीख को पुलिस गई थी, ये तो साबित हो गया उससे भी। तो बड़े सवाल खड़े हुए हैं सबसे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से जिस तरह से इस एनकाउंटर को मैंने देखा है और मुझे क्या लगता है, एक रिपोर्टर की नज़र से हुआ क्या, आप ये समझिए। तो 5 सितंबर को एनकाउंटर होता है और 6 सितंबर को मैंने एक पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पर, एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, और मैंने कुछ सवाल खड़े किए क्योंकि उसी समय लग गया था कि ये कैसा एनकाउंटर, ये हजम नहीं हो रहा है। और जो सवाल मेरे जहन में उस समय आए थे, आज उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके चैनल टॉप सीक्रेट ने ब्रेक की, हम सामने लेकर के आए, तो उन सवालों के जवाब अब मिलना शुरू हो गए हैं कि हुआ क्या था। तो 6 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्टर की नज़र से क्या हुआ था, आपको वो कहानी बयां कर रहा हूँ। 6 तारीख को, यानी कि एनकाउंटर के एक दिन बाद, मैंने सवाल ये खड़ा किया था कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसा है जिसमें कि 28 अगस्त को डकैती होती है, 28 अगस्त को, और उसके बाद 3 सितंबर को एक मुठभेड़ होती है। और इस मुठभेड़ में 3 जो आरोपी होते हैं, उनके नाम है पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन। उनके पैर में गोली लगती है, उनकी जान नहीं जाती है, हाफ एनकाउंटर होता है और वो अरेस्ट हो जाते हैं। इसी सुल्तानपुर डकैती मामले में विपिन सिंह, जो मेन सरगना होता है, वो सरेंडर कर देता है कोर्ट में। एसटीएफ उसको नहीं पकड़ पाती है। एसटीएफ का टेक्निकल सर्विलांस और तमाम सारे जो उपकरण हैं, जो एसटीएफ बड़े बड़े दावे करती है कि अपराधियों उसके चंगुल में आ जाते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं। मेन सरगना विपिन सिंह जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर देता है, जमानत तुड़ा करके वो जेल चला जाता है। एसटीएफ पकड़ ही नहीं पाती, पता ही नहीं कर पाती विपिन सिंह कब आया और कब सरेंडर कर दिया उसने कोर्ट में। अब इसके बाद 5 सितंबर को पुलिस के बिछाए हुए जाल में, पुलिस का जो दावा है, मंगेश यादव फंसता है। कहानी फिर यही होती है कि मंगेश यादव फायरिंग करता है, जवाब में एसटीएफ फायरिंग करती है और काम तमाम हो जाता है, जो आमतौर पे एसटीएफ की कहानी सामने आती है किसी भी एनकाउंटर में। अब इसमें बड़ी बात देखिए, ये ऑपरेशन एसटीएफ की जिस टीम ने किया उसकी अगुवाई करते हैं एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही। डीके शाही का सवाल भी मैंने 24 घंटे के अंदर खड़ा किया था। क्यों खड़ा किया था? सोचिए, 5 सितंबर को जब एनकाउंटर होता है, उसके बाद डीके शाही का सम्मान समारोह होता है वहीं पर सुल्तानपुर में। वॉलीबॉल संघ उनका सम्मान करता है। सोचिए, वो एनकाउंटर जो विवादों में है उसको लेकर के, और जिसमें चप्पल पहने हुए हैं डीके शाही, वो हर तरफ खबर आ रही है कि चप्पल पहन के खड़े हैं, विवादों में एनकाउंटर घिरा है और वो अपना सम्मान करवाते हैं डीके शाही। और यहां पर वो बयानबाजी करते हैं, पॉलिटिकल बयान देते हैं। ये मैंने सवाल खड़े किया, आगे मैं अभी सुनाऊंगा अभी उन्होंने बयान क्या दिया था। वो बयान देते हैं कि आज लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, वहीं स्पोर्ट्स में तमाम जाति बिरादरी के लोग साथ रहते हैं, यहाँ जाति धर्म की बात नहीं होती है। वो अपराधियों को चेतावनी देते हैं कि वो अपराध छोड़ दें, और ये भी कहते हैं जो जिस तरह का अपराधी है उसे उसी तरह की सजा दिलवाई जाएगी।
जैसे कोई नेतागिरी कर रहा हो, उस अंदाज में डीके शाही बयानबाजी करते हैं, अपना सम्मान करवाते हैं एक विवादों में घिरे एनकाउंटर को लेकर के। तो ये भी मेरे जहन में सवाल उठता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक विवादास्पद एनकाउंटर के मामले में डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी इस तरह से खुल करके अपना सम्मान करवा रहा है, बयानबाजी कर रहा है। किसने इजाजत दी? कोई तो इजाजत देगा। क्या हर अधिकारी को ये छूट है? तो ये छूट किसने दी डीके शाही को? ये सवाल मेरे जहन में उसी समय कौंधा था। अब मैंने कुछ और भी सवाल मेरे जहन में कौंधे थे। आखिर ये कैसे होता है कि पुष्पेंद्र सिंह को, सचिन सिंह को, त्रिभुवन सिंह को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और मंगेश यादव को ठोंक दिया जाता है? ये क्या ऐसी स्थितियां थी? वहां पर एसटीएफ को खतरा नहीं था और मंगेश यादव से खतरा पैदा हो गया। ये वो मंगेश यादव है जिसके खिलाफ मैं आपको बताऊं आर्म्स एक्ट का एक भी मामला दर्ज नहीं था। इसके खिलाफ फायर करने का एक भी मामला दर्ज नहीं, इसने कभी फायर भी किया हो। और जब पकड़ा तो कथित तौर पर दावा किया गया ये असलहे लेकर के पुलिस पर हमला कर, एसटीएफ पर हमला कर रहा था। फिर मैंने अगला सवाल ये उठाया कि विपिन सिंह कौन है भाई? ये कौन विपिन सिंह जो इतने नाटकीय ढंग से सरेंडर कर देता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। फिर मैंने कहा कि आखिरकार एसटीएफ की टीम के मुखिया डीके शाही का ये सार्वजनिक सम्मान ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि 1.5 करोड़ की लूट का ब्यौरा कहाँ है? उस समय मैंने सवाल किया कि लूट और बरामदगी का अनुपात क्या है। ये उस दिन का सवाल है ये। तो ये सवाल सारे मैंने उठाए। अब इसके बाद मैंने आपको एक जिक्र किया था, देखिए कैसे कैसे इसमें सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था, डीके शाही चप्पल पहन करके एनकाउंटर कर रहे हैं, मंगेश यादव उसी जगह के पास में ही मार दिया एनकाउंटर हो जाता है जहां लूट होती है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में जो वहाँ का मुख्य बाजार है, वहाँ भरत सर्राफा की सोने चांदी की दुकान पर डकैती पड़ती है। डकैती है ये, लूट नहीं, डकैती कहेंगे इसको। और 5 तारीख को मंगेश यादव उसी सुल्तानपुर में कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर एनकाउंटर में मार दिया जाता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी डकैती पड़ गई है, 3 हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं, पूरी जगह हल्ला मचा हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी हैं और मंगेश यादव कहीं भागता नहीं है, वो वहीं रहता है उसी सुल्तानपुर में, उसी जगह पर जहां एनकाउंटर हुआ वहां से कुछ दूर पर वहीं मिल जाता है एसटीएफ को कि वो मोटरसाइकिल जा रहा था और हमने ठोक दिया। कितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये सारे के सारे मैंने सवाल उठाए और इसी में अब आपको बताता हूँ डीके शाही का वो बयान। अब ये बयान सुनिएगा। ये बयान डीके शाही ने दिया था 6 सितंबर को, यानी कि इनकाउंटर के एक दिन बाद इनकाउंटर के डीके शाही का पहले सम्मान होता है। ये तस्वीरें देखिए, ये डीके शाही का सम्मान हो रहा है। और ये जब सम्मान डीके शाही का होता है, वॉलीबॉल संघ वहाँ सम्मान करता है डीके शाही का, उसके बाद वो बयानबाजी भी करते हैं। मेरे जहन में आया था कि ये कैसे हो सकता है, कोई अधिकारी का कद क्या कानून से भी ऊपर है? डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी एक विवादास्पद एनकाउंटर पर खुलेआम बयानबाजी कर रहा है, उस प्रदेश में जहां बाकायदा अधिकारियों को जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको कॉम्पिटेंट अधिकारी से इजाजत ना हो। उस प्रदेश में डीके शाही खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, और वो भी उस मामले में जो कि इतना विवादास्पद एनकाउंटर है, पूरे देश में शोर है। कौन ये हिम्मत दे रहा है? अब डीके शाही का वो बयान सुन लीजिए आप। बताना भाई रोल की खेती बहुत ज़बरदस्त है। कहीं न कहीं ऐसे खरपतवारों को ठीक करने के लिए आज के 2 दशक पहले एसटीएफ का गठन किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला से चला प्रकरण लगातार चल रहा है। कल अचानक आपकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, घटनाक्रम बता दीजिए। देखिए, वो जो अपराधियों का था चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं, जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसे में मेरे सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे और फिर मैंने तफ्तीश करना शुरू की कि किस तरह से एसटीएफ काम करती है। ये जो डीके शाही डिप्टी एसपी हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है। इसके पहले के इनके एनकाउंटर पर मैंने रिसर्च शुरू की। तो 8 सितंबर को, यानी कि एनकाउंटर के तीसरे दिन, मैंने एक और स्टोरी लिखी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो स्टोरी बड़ी गजब थी। उस स्टोरी में मैंने लिखा कि गजब संयोग है, 1 अधिकारी 2 एनकाउंटर, कहानी लगभग एक सी। जो मंगेश यादव के एनकाउंटर में डीके शाही जिस तरह की कहानी वहां पर बताई जाती है, किस तरह से एनकाउंटर किया, एकदम
एकदम मिलती जुलती वैसी ही कहानी साल 2023 के एक और एनकाउंटर में डीके शाही की अगुवाई में हुआ था, वही कहानी। तो मैंने कहा ये क्या संयोग है, दो एनकाउंटर हो रहे हैं, अधिकारी एक ही है और कहानी भी एक जैसी, कि किस तरह से मारा, वही मोटरसाइकिल, वही तरीका भागने का, वैसे ही फायर, बरामदगी भी मिलती जुलती, ये कैसे हो सकता है। और मैंने ये लिखा कि ये एनकाउंटर प्रतापगढ़ के गुफरान का था। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ 5 सितंबर 2024 को, ये एनकाउंटर 2023 में हुआ था, प्रतापगढ़ के गुफरान का हुआ था। और वहां भी लूट होती है। सोचिए, यहां भी डकैती, वहां लूट, और वहां भी सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वहां भी दुकान जो होती है वो ज्वेलर की दुकान होती है। सुल्तानपुर में भी दुकान सोनार की और प्रतापगढ़ में भी दुकान सोनार की। वहां भी अपराधी पर इनाम, यहां भी अपराधी पर इनाम रख दिया जाता है। मंगेश यादव भी मोटरसाइकिल पर होता है और यहां पर गुफरान भी मोटरसाइकिल से ही जा रहा होता है। वहां भी डीके शाही की अगुवाई में पुलिस रोकती है मंगेश यादव को, और यहां भी गुफरान को भी डीके शाही की अगुवाई में पुलिस रोकती है। ये सब जो प्रेस नोट में लिखा हुआ था, दोनों का प्रेस नोट मिलता जुलता था। यहां भी गुफरान पहले फायरिंग करता है, फिर पुलिस जवाब में गोलियां चलाती है, फिर बदमाश को गोली लगती है। यहां भी शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगती है, यहां भी उसे अस्पताल लाया जाता है और यहां भी उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे ही मंगेश को भी ऐसे ही गोली लगती है शरीर के ऊपरी हिस्से में, मंगेश को भी अस्पताल लाया जाता है, मंगेश की मौत हो जाती है। यहां भी डीके शाही कैमरों के आगे आते हैं और यहां भी बयान देते हैं। आप सोचिए इस अधिकारी डीके शाही के बारे में कि इनकाउंटर करने के बाद मीडिया को बयानबाजी करना और मीडिया को बताना कि किस तरह से हमने ये कर दिया। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तरीका होता है, कोई उसकी सक्षम अधिकारी इजाज़त देता है, फैक्ट होते हैं उसके, वो सामने लाए जाते हैं, एक पूरा सिस्टम है। कैसे आप किसी अधिकारी को इजाज़त है कि कभी वो सम्मान कराने के बाद बयान दे रहा है, कभी यहाँ इनकाउंटर के बाद बयान दे रहा हो। ये दोनों इनकाउंटर एक जैसे, और मैंने फिर एक बड़ी बात, यहाँ बरामदगी भी एक जैसी, लगभग एक जैसे बरामदगी। और मैंने लिखा कि इतने संयोग तो बॉलीवुड की किसी सुपरहिट थ्रिलर में भी नहीं होंगे। महज चप्पल पहनकर देश में सादगी भरे एनकाउंटर की मिसाल कायम करने वाले डीके शाही साहब ने इस एनकाउंटर पर जो बयान दिया था उसे सुनिए। अब सुन लीजिए कि गुफरान का जब एनकाउंटर किया तब डीके शाही ने क्या किया था, क्या कहा था, सुनिएगा। ये गुफरान है, प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। इस पर 1,25,000 रुपये का रिवार्ड था। 1 लाख रुपये प्रयागराज जोन से और 25,000 रुपये सुल्तानपुर जिले से। मैं लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मुझे एक के बाद दूसरे फैक्ट मालूम पड़ रहे थे। अगली तारीख है 8 सितंबर 2024, यानी कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के 3 दिन के अंदर मैंने एक और पोस्ट लिखा और मैंने लिखा कि डीके शाही का तो जलवा है। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने उनका बैकग्राउंड निकाला कि आखिरकार उनके जो डीके शाही जिन्होंने मंगेश यादव का, जिनकी अगुवाई मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, जो चप्पल पहन के खड़े थे, वो क्या बैकग्राउंड क्या है उनका। तो मुझे बड़ी ही दिलचस्प जानकारियाँ मिली। पता चला कि उनके परिवार के नाम पे 2 ट्रस्ट हैं। पहला है महाराणा प्रताप वॉलीबॉल ट्रस्ट और दूसरा है महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट खरगापुर लखनऊ। ये 2 ट्रस्ट हैं। यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, खेल प्रतियोगिताओं के भव्य आयोजन। और यहाँ कौन कौन आता है सोचिए। कभी यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं, वो मुख्य अतिथि होते हैं डीके शाही के ट्रस्ट के परिवार, उनका पारिवारिक ट्रस्ट है उसके कार्यक्रम में। कभी यहाँ मंत्री दयाशंकर सिंह आते हैं, कभी खेल मंत्री गिरीश यादव आते हैं, तो कभी खुद एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश। तस्वीरें देखिए आप, इन सब की तस्वीरें। इतने हाई प्रोफाइल लोग ये डीके शाही के पारिवारिक ट्रस्ट में आयोजनों में मुख्य अतिथि बनकर के आते हैं। और उनकी पत्नी ऋतु शाही वो महिला आयोग की सदस्य बन गई हैं, वो भी मैंने जिक्र किया। वो इसके पहले गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पहले से ही हैं। तो अब कुल मिलाकर के हमने ये पूरा का पूरा मैटर मैंने सामने रखा और दिखाया कि आप देखिए कि डीके शाही का क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से बड़े बड़े नेता मंत्री ये सब उनके पारिवारिक आयोजनों में शिरकत कर रहे हैं। और फिर सवाल ये उठाया क्या यही वजह है कि डीके शाही इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कोई रोकता नहीं है।
एक विवादास्पद इनकाउंटर के बाद सम्मान उनका होता है, वहाँ वो बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, कोई उनको मना नहीं कर रहा है, चप्पल पहन करके इनकाउंटर कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये भी मैंने सवाल उठाया था एनकाउंटर के 3 दिन के भीतर। और इस बीच में एक और एनकाउंटर हो जाता है इसी सुल्तानपुर में, ये जो डकैती का पूरा मामला चल रहा था, और ये इनकाउंटर होता अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर। अब यहाँ भी समझ में नहीं आया कि अनुज प्रताप सिंह का ये इनकाउंटर किस तरह से हो गया। मतलब आप जब सवाल खड़ा होता है मंगेश यादव के इनकाउंटर का, तो दूसरा सवाल क्या खड़ा हो गया कि मंगेश यादव के इनकाउंटर पर एसटीएफ घिर गई। अब ये सवाल है, एसटीएफ को जवाब देना चाहिए। तब भी मैंने पूछा था, जब मैंने ट्वीट किया था, ये तब भी मैंने पूछा था कि एसटीएफ जवाब दे कि आखिरकार ये कहानी क्या है। ये मैंने 23 तारीख को ट्वीट किया था, 23 सितंबर को, और मैंने पूछा था कि भाई अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर जो ये हो गया है, ये क्या है। मेरा सवाल ये था कि एसटीएफ क्या कर रही है, और मैंने ये सवाल सीधा पूछा था अमिताभ यश से, जो एसटीएफ के चीफ हैं, क्योंकि ये भी हजम नहीं हुआ। ये किस तरह का इनकाउंटर है भाई। आप जिसको चाहोगे पैर में गोली मार दोगे, जिसको चाहोगे सीने पर गोली मार दो। ये सारे सवाल हैं, ये सवाल मैंने रेज किए थे कि इसका जवाब दे एसटीएफ। मंगेश यादव को कैसे गोली मार दी गई, क्या स्थितियां थी, आप क्लियर कीजिए। अनुज प्रताप सिंह को गोली किस तरह से मारी गई, क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने सवाल ये किया कि क्या इनकाउंटर में भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कि मंगेश यादव के इनकाउंटर, उसके बाद यूपी में ठाकुर राज के आरोपों पर मचे शोर के बाद अब क्या इनकाउंटर की भी बैलेंसिंग हो रही है। ये सवाल था मेरा कि एक और मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया तो सवाल खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो आपने एक और अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हो गया। ये सवाल है कि ये क्या है, ये क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये क्या नैरेटिव तय किए जा रही है। ये सारे सवाल है मेरे, और लोकतंत्र में सवाल उठाना हक होता है। और जब कोई बात आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी तो आप सवाल खड़े करोगे ना, कि मंगेश यादव पर इतने सवाल हुए, आप घिर गए, तो उसके बाद अनुज प्रताप सिंह के पैर में गोली नहीं मार सकते थे। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जान से मारना पड़ गया अनुज प्रताप सिंह को। ये क्या बैलेंसिंग है इनकाउंटर की। ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल हमने उठाए। और जब मैंने ये अनुज प्रताप सिंह का सवाल उठाया तो मैंने एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश से कई सवाल पूछे, और इसी में 9वां जो पॉइंट है उसको पढ़िएगा। मैंने यहाँ पर 2 और इनकाउंटर खंगाले एसटीएफ के। एक इनकाउंटर था इलाहाबाद के रहने वाले फिरोज पठान और इरफान का, ये फरवरी 2020 में किया गया था, और दूसरा अंबेडकर नगर के परवेज का, ये जून 2021 में। अब इन दोनों के मैंने प्रेस नोट जब तलाशने शुरू किए तो पता चला दोनों में काली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में एक ही जैसा पिट्ठू बैग, दोनों, उसमें भी 2 लोग, इसमें भी 2 लोग। उसमें भी एसटीएफ ने बुलंद आवाज में चेतावनी दी, उसमें भी एक मुखबिर बीच में गवाही दे रहा है, उसमें भी बदमाश कमर में असला खोसे हुए था, उसमें भी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, और अंजाम भी लगभग वही हो रहा है, बरामदगी भी लगभग वही हो रही है। ये सवाल मैंने खड़े किए। ये फिरोज पठान उर्फ इरफान और अंबेडकर नगर के परवेज के इन दोनों ही इनकाउंटर का मैंने प्रेस नोट निकाला, और बहुत कुछ उसमें इस तरह से मिल रहा था। तो मैंने ये सवाल भी अमिताभ यश से पूछा, और इतना कुछ हो जाने के बाद मेरे जहन में ये कौंध रहा था कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है मंगेश यादव की, क्यों उसे सामने नहीं लाया जा रहा है। उसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। मुझे तो छोड़िए, मंगेश यादव के घर वालों को भी नहीं मिल रही थी, उनके वकील को भी नहीं मिल रही थी। तमाम जगहों पर वो ठोकरें खा रहे थे, मुख्यमंत्री के पोर्टल तक अप्लाई कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये टॉप सीक्रेट ने इसको ब्रेक किया है, हम सामने लेकर के आए हैं। तो ये मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि ये मिले ताकि सच सामने आए, और जब ये मिली तो मैं दंग रह गया, क्योंकि इसमें पहले पंचनामा दिखा मुझे, उसमें चोट और घाव के निशान जगह जगह पर, दाहिनी तरफ पीछे की ओर चोट, बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पैर के घुटने पर रगड़ का निशान, बाईं पसली पर चोट, बाएं घुटने नीचे रगड़ का निशान, कान में रक्त जमा, शरीर पे, चेहरे पर रक्त। मतलब ये पूरा पंचनामे में ही इतना सारा हमने देखा। उसके बाद जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फिर जब ये मैं पढ़ा तो मैं दंग रह गया इसको पढ़ करके। इसमें बाकायदा एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों दिया हुआ था, यानी कि गोली आई, एंट्री की और पार कर गई। अब आप सोच रहे हो गोली पार भी कर गई तो किधर से आई, सामने से गोली लगी। ये सबसे अहम बात है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था। ये खबर हमने ब्रेक की 1 दिसंबर को। हमारे ब्रेक करने के बाद 1 दिन बाद बाकी चैनल, अखबार सब इस पर आ गए, क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट सामने आया था जो हम सामने लेकर के आए थे। इसमें लिखा है कि गोली लेफ्ट
जो फोरहेड है, बाएं माथे की ओर से गोली घुसती है। अब गोली निकलती कहां से है? एक शब्द है ऑसिपिटल बोन। ये बोन यानी कि खोपड़ी के पीछे का हिस्सा, और ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है। गोली आखिर कैसे हो सकता है कि सामने से जाए, माथे पर के बगल से या आईब्रो के थोड़ा सा आगे से, और सीधा खोपड़ी पार कर जाए? यानी कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि गोली सामने से मारी गई, सटा के मारी गई। ये आरोप लगा कि ऐसा ही हुआ होगा, वरना मोटरसाइकिल चलाते हुए व्यक्ति को ऐसी कैसी गोली आप मारेंगे कि सामने से उसके माथे पर लगेगी? और वो भी तब जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो भाग रहा होता है, तो सामने से गोली कैसे लगेगी और गोली कैसे वो पार कर जाएगी पूरी? अब इसमें एक बात और समझ में आई जो कि बड़ी हैरानी वाली लगी कि जब गोली एंट्री करती है, लेफ्ट फोरहेड पर 1 सेंटीमीटर का वूंड है, 1 सेंटीमीटर का वूंड विशेषज्ञ बताते हैं तभी बन सकता है जब गोली सटा के मारी जाए, वरना गोली दूर से घूमते हुए आएगी तो वूंड की जो मोटाई है, ये चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होगी। इसी तरह से जब वो एग्जिट करती, जब निकलती है तो वो 1.5 सेंटीमीटर का होता है, 1:1/2। वहाँ भी वही सवाल है, जब गोली दूर से आएगी और पीछे से निकलेगी, अगर निकलती है आमतौर पे तो फंसनी चाहिए, लेकिन अगर निकलती है तो वो जो घाव है वो बड़ा होना चाहिए, वो इतना कम कैसे हो सकता है? ये सारे सवाल भी उठे इससे, ये हमने सामने रखा। अब इसके बाद कहानी और भी आगे है। कहानी आगे आके रुकती है कि मंगेश यादव के वकील का क्या कहना है, क्योंकि इस बात की सच्चाई जानने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस केस को लड़ रहा उससे बात की जाए। हमने मंगेश यादव के वकील को भी कांटेक्ट किया, संपर्क किया, वकील की बात सुनी। वकील ने प्रथम दृष्टया कहा कि ये तो टॉर्चर करके मारा गया है, जिस तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें लिखी हुई हैं। सुनिए मंगेश यादव के वकील ने हमसे क्या कहा था। ये शरीर में कई हिस्सों पे चोट है। यही सारी चीजें पुलिस को सस्पेंस पैदा कर रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पे। पहले इसको टार्चर करते हैं, टार्चर करने के बाद इसका इनकाउंटर दिखाया जाता है। हाँ, और इसके बाद एक चीज और हमारे हाथ लगी, वो थी जीडी यानी कि जनरल डायरी, पुलिस की जनरल डायरी। और उस पुलिस की जनरल डायरी में हम ये ढूंढ रहे थे कि पुलिस मंगेश यादव के घर कब कब गई। आपको याद होगा मंगेश यादव की बहन ने यह आरोप लगाया था कि पुलिस 2 सितंबर यानी कि इनकाउंटर से 3 दिन पहले रात में 2 बजे आती है और मंगेश यादव को उठा ले जाती है। तो जीडी में एंट्री करनी होती पुलिस को, कहीं भी आना है जाना है, वो सारी एंट्री जीडी में होगी, ये मैंडेटरी है। तो जब जीडी हमारे हाथ लगी तो फिर एक बार हम हैरान रह गए। जीडी में लिखा हुआ था कि हाँ 2 तारीख को पुलिस गई, तो लेकिन वो बता रहे हैं मंगेश यादव के परिवार वाले रात 2 बजे आई थी। पुलिस का कहना है वो 5:30 बजे के बाद सुबह में आई थी, लेकिन 2 तारीख को गई थी, ये उससे एस्टेब्लिश हो रहा है। पुलिस वहां 1 तारीख को भी गई थी, ये भी एस्टेब्लिश हो रहा है। पुलिस वहां 5 तारीख को 2 बार गई, जिस दिन एनकाउंटर हुआ, ये भी एस्टेब्लिश हो रहा। तो ये भी बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो सामने आ गए। अब इन सभी तथ्यों को मिला दीजिए, जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, जिस तरह से इस मामले में जो एसटीएफ की चीफ टीम को लीड कर रहे थे डीके शाही, जो उनका किरदार सामने आ रहा है। चप्पल पहने हुए डीके शाही, सम्मान कराते हुए डीके शाही, बयानबाजी करते हुए डीके शाही मीडिया के सामने। जिस तरह से पुराने एनकाउंटरों की कहानी सामने आई कि कैसे एनकाउंटर मैच कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के गोफरान का एनकाउंटर हो गया, मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, किस तरह से कहानी मैच कर रही है। कुछ और पुराने एनकाउंटर ढूंढे हमने, उसमें भी कहानी किस तरह से मैच कर रही है दूसरे से एसटीएफ के। ये सारे सवाल खड़े कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। डीके शाही का बैकग्राउंड देखा तो पता चला कि मंत्री से लेकर के और कैबिनेट मंत्री और खुद एसटीएफ के चीफ उनके ही पारिवारिक आयोजनों में मुख्य अतिथि बन रहे हैं आकर के। सवाल उठा तो क्या इसीलिए डीके शाही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है? क्योंकि एसटीएफ के मुखिया खुद ही घर पे जा रहे हैं। और उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो जाता है। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर उस पर भी हम सवाल खड़े करते हैं कि ये एनकाउंटर कैसे हो गया, क्या हुआ कि आप यहाँ पर पैर पे गोली नहीं मार पाए, क्या ये बैलेंसिंग हो रही है? क्या मंगेश यादव पे सवाल उठा तो अनुज प्रताप सिंह को मार दिया जाए? ये सवाल उठा, इस सवाल का एसटीएफ सर ने जवाब मांगा, बोले एसटीएफ इस पर क्या बोलना है उसको। और इस सब के बाद आखिरकार हमारे हाथ लग गई मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जिसने कि बहुत कुछ साफ कर दिया। हमारे हाथ लगी मंगेश यादव के मामले में पुलिस की जीडी, जिसने पुलिस का मूवमेंट साफ किया कि पुलिस मंगेश यादव के घर गई थी। और इन सबको मिलाने के बाद एज ए रिपोर्टर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एनकाउंटर जो है ये प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा है। मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि ये काम तो है बाकायदा
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेकर के कोर्ट तक का काम है, तो उनके काम के बीच में मैं नहीं आऊँगा, वो साबित करेंगे इस पर। लेकिन एज पत्रकार, एक पत्रकार के तौर पर तमाम कागजातों को पढ़ने, समझने और निकालने के बाद, इस मामले को ट्रैक करने के बाद मेरी ये समझ है और इस लोकतंत्र में मुझे वो बात कहने का हक है कि ये प्रथम दृष्टया संदिग्ध है और इसमें एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी, निष्पक्ष इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। बात मंगेश यादव के परिवार को न्याय की तो है ही है, बात उन तमाम परिवारों के न्याय की है जो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि उनके घर वालों को किसी न किसी इनकाउंटर में, किसी सवालिया इनकाउंटर में मार दिया गया और उसके बाद सारे मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये उनका आरोप है और ये लड़ाई लोकतंत्र में भरोसे की है। ये लड़ाई इस बात की है ताकि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसे कोई भी शक्ति हमसे छीन नहीं सकती है। तो अपने लोकतंत्र में अपने भरोसे को जिंदा रखने की, उसको कायम रखने की भी लड़ाई है और इसीलिए इसकी तह में जाना बेहद ही ज़रूरी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।